अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तानी फौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्होंने सवाल किया गया कि जनाब ISIS जो दाइश के हवाले से कि जी उसकी भी कोई मौजूदगी है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा यह कतई तौर पर गलत है। दाइश या ISIS की जो कोई किसी किस्म की मौजूदगी पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि अब हम वहां गए हैं जहां पे पहले कभी कोई नहीं गया था और जहां पे भी ठिकाने थे दहशतगर्दों के, उनको निशाना बनाया है। फिर सवालात कुछ चलते रहे। उन्होंने ये भी सवाल हुआ कि जी 2020 और 21 यानी कि 21 जो गुजरा है साल, इसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे रहे। उन्होंने फिर दोबारा यही कहा कि कतई तौर पर ये पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक हुकूमत पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है और जो हुकूमत कहती है उसी पर वो काम करती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ये जो बात की जा रही है कि जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कहीं पे दरारें आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कयास आई हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कहा कि जी वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भी मन घड़त और बेबुनियाद हैं, अफवाहें हैं, इन पर आप कान ना धरें। एक सवाल किया गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि जी किसी डील के तहत वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और ये ना सिर्फ अपोजिशन की जमातों से ये आवाज़ सुनाई दे रही है बल्कि हुकूमती ऐवानों में से भी ये आवाज़ सुनाई दी। और कुछ दिन अगर आपको याद हो, कुछ दिन कबल इमरान खान साहब ने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा था कि मैं भी सुन रहा हूं कि जी कोई डील हो रही है और किस तरह हो सकती है, किसी मुल्जिम या मफरूर से डील कैसे हो सकती है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि अफवाहें उड़ रही हैं, चल रही हैं इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में। लेकिन यही बात हो रही थी कि जनाब शायद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई डील करके मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिस पे उन्होंने आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि ना कोई ऐसी डील की बात थी, ना है, ना होगी। और ताकत के हवाले से उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और किसी ग्रोह या ग्रुप को जो है वो इस किस्म की ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरा, आज भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, बातें होती रहीं। आज फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये कह रही है क्योंकि उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सही तरह पढ़ी नहीं है, जिसमें वाज़े तौर पर जहां पे करोड़ों या अरबों रुपए की बात हो रही थी, अब सिर्फ 30 या 33 करोड़ रुपए की बात रह गई है। उसमें भी डबल ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक ही रकम की, जिसकी वजह से इतना अमाउंट है। और इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इनके साथ हैं इब्राहिम खान साहब, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं PTI के। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपके भी वक्त का। अगर इजाज़त दें तो पहले इदारों के हवाले से उन्होंने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक बात की कि इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ये ज़रा सुन लें तो फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वही मुहिम है जब एक ख़ास किस्म की अपॉइंटमेंट से पहले और उसके बाद जो इदारों के खिलाफ एक मुहिम चली थी। ये पहले सुन लें ज़रा। कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे
और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, फौज हमारा एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हम रातों को सुकून से सोते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन फिर भी ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। रात को कितने सुकून से सोते हैं और कौन सोता है, ये एक अलग मौजू है। पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो मेरे और आपके हैं। हम उनके कस्टोडियन हैं, हम उनके वारिस हैं, और हमने कभी पाकिस्तानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी इदारे के ख़िलाफ़ किसी ने बाहर से कोई बात की हो और अवाम उसका हिस्सा बने हो। अवाम पहले उठ के खड़े होते हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई से ये इदारे खड़े करते हैं, अपनी ज़रूरत के तहत खड़े करते हैं। ये अभाम तब पैदा होता है जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे होते और अवाम उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, फिर ये बातें कहनी पड़ती हैं। आप किसी इंडिया के, अमेरिका के, रशिया के साथ कितनी बड़ी जंग रही, सारी कौम पीछे खड़ी रही, कभी हुआ कि पीछे हटे? कभी भी नहीं। जानें भी दी, माल भी दिया, और आइंदा भी ऐसा ही होगा। ये बुरहान तब पैदा होते हैं, ये बातें तब करनी पड़ती हैं जब खुद इदारे अपनी डोमेन से निकल के बाहर दूसरे मामलात में मुदाखलत करते हैं। फिर लोग उंगलियां उठाते हैं, लोग बातें करते हैं, और जो अपने बातें करते हैं उनको इदारों को सुनना भी चाहिए और उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। बाहर से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाहर से कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी हो जो बाहर बैठकर जो शख्सियात और इदारों के मुतालिक बात कर रहे हो। बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस मुल्क का बाशिंदा, मेरा हक है, मुझे अगर फौज में कहीं या फौजी ऑफिसर्स में कहीं कमी और कोताही या उनके करैक्टर पे, उनके काम पे, उनकी पेशा वराना खिदमात पे कोई हर्फ उठाऊं तो मेरा हक है। मैं अगर अदलिया के, और इसके मुख्तलिफ फोरम हैं जिनके ऊपर ये उठाया जाता है, ऐसे नहीं होता कि हम चौक चौराहे में खड़े हो जाएं और बातें शुरू कर दें। और उन फोरम्स को मैंने इख्तियार दिया है, आईने पाकिस्तान ने दिया है। हाँ, वहां पे उनको जवाबदेह होना है। अगर वहां जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ के और भी सवाल उठाऊंगा। हुकूमत को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने करने की कोशिश की गई, जो अभी बाबर इफ्तिखार साहब ने कही। ये जो रिसेंट एक DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कयास हराइयाँ और जो एक वो ये उस रेफरेंस से बात हो रही होगी। देखें, जहां तक DGISI की अपॉइंटमेंट की बात है, उसमें पहली कोताही हुकूमत की, पहली कोताही जो है वो DGISPR की है और मिलिट्री की है। मैं 3-3.5 साल इस सेटअप का हिस्सा रहा हूं बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी। जब वजीर आजम ऑफिस से नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अखबार में छाप दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फलां को फलां जगह अपॉइंट कर दिया, फलां को फलां जगह कर दिया? भाई 4 दिन ठहरिए, अपना होमवर्क कीजिए, जल्दी किस बात की है? DGISPR को वो नोटिफिकेशन और वो अपॉइंटमेंट्स का नोटिफिकेशन से पहले प्रेस रिलीज जारी नहीं करनी चाहिए थी, और हुकूमत को ये मैनेज करना चाहिए था कि बर वक्त उसे इतना लंबा ना करते, सही, उसे समेटते। ये दोनों तरफ से गलत हुआ, इस पे किसी दूसरे तीसरे फर्द की कोई नहीं, मेरी, आपकी, लिखने वाले की, कहने वाले की क्या कोताही है? बिल्कुल सही, सही। इब्राहिम खान साहब, क्या वाकई ऐसी फिजा बनी हुई थी जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ अरसे से? देखें, मैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेता हूँ। वो इस तरह से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन पर्टिकुलर वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम उनको लेने जा रहे हैं, मियां साहब को। नहीं, डील वाली बात हम बाद में करेंगे। जी, मैं डील के हवाले से नहीं, ये मुहिम जो कि जी हुकूमत को और फौज को एक दूसरे के सामने पिच। सर, ये मैं मुहिम का हिस्सा बता रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है ना, मुहिम का हिस्सा बता रहा हूँ कि उसी मुहिम में एक साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली बैठ के कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ, और प्राइवेटली भी बैठ के उन्होंने कहा कि हमारे जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेके आने में इदारे कहाँ? अच्छा, अब उसमें मैं अर्ज करता हूँ ना जी, वो हम उनको ला रहे हैं और अपनी लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि उनको एक होप दिलाई जाए कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, और मकसद है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ मकसद है। अपने ज़ाती पार्टी के और पार्टी मफादात के मामलात को फिर ये एंगेज कर देते हैं कौमी इदारों के साथ, और कौमी इदारों के भी उन इदारों के साथ
जो कि इस मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी के बहुत अहम इदारे हैं, इसके बड़े फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। वो इस तरह है कि आप डिस्क्रेडिट कर देते हैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कि जी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है एक बाहर इम्प्रेशन देने के लिए कि जी यहाँ को जो कुछ भी कर रहा है यही कर रहे हैं। और इस पे मैं एक नहीं कोई 100 मिसालें आपको जो है वो दे सकता हूँ इनकी, जिस पे कि इन्होंने बैठ के ये किया, कारगिल से लेके और नीचे तक इन्होंने इतने बयानात दिए हैं। और बाज़ औक़ात तो हमारी जो अस्करी क़यादत है उनकी लीडरशिप को बाय नेम लेके इन्होंने टारगेट किया। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो भी हमारे आपस में इख्तिलाफात हों वो हमें आपस में बैठ के निपटाने चाहिए, ना कि उसको जो है अदारों को बीच में घसीटा जाए। अदारों को बीच में घसीटें। अब मैं इलेक्शंस की आपको बात बताता हूँ। जो इलेक्शन ये जीत जाएं, देखा जी हमारी पॉपुलैरिटी में कितना लोग हमारे साथ हैं और हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा है। जो इलेक्शन हार जाएं, देखा जी ये सिलेक्टेड हैं, ये इनको वो लेके आए हैं। मकसद है कि इन्होंने एक बयानिया बना लिया है कि इस मुल्क के सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को इन्होंने किसी न किसी तरीके से बीच में घसीट के ला के, और उसका नुकसान जो है वो मुल्क के लिए है, कौम के लिए है, जमहूरियत के लिए है। तो उनसे उनको कोई फायदा होता होगा तो तभी वो बात करते होंगे ना, वरना कोई भी ऐसी देखिए ना बात करेगा। अपनी बिल्कुल फायदा तो यही है ना कि दो पहलवान कुश्ती लड़े, एक गिर जाए और कहे जी बस मेरी ने टांग ना खिंचता थे, मैं पता नहीं क्या कर देना था। तो बेसिकली इनका ये अपने वो जो एक बजाय उसके कि उसको फेस करें कि हमारे में इतनी कमज़ोरियाँ थीं और जिसकी वजह से हम हारे हैं, वो ये नहीं मानते, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं मानेंगे कि हमने क्या माशाल्लाह करतूत किए, बल्कि उसका उठा के इदारों पे डालना शुरू कर देते हैं। नतीजतन जो है फिर वो एक डेमोक्रेटिकली जेन्युइनली इलेक्टेड लोग जो हैं उनकी जो है वो उसको ये इन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं कि ये सवालिया निशान उठते हैं और फिर लोग उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। जाफर इकबाल साहब ने जो इंसिडेंट का मतलब कि जी जिस तरह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि कुछ महीनों से, तो पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा जो एक इशू जो बाकायदा इशू भी बन गया था और डिस्कस भी होता रहा, आज मेजर जनरल बाबर साहब ने भी कह दिया कि जी शाम 7 बजे से ऑनवर्ड जो है वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देती है मीडिया के, जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये एक बाकायदा एक इशू था जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इस इदारे के अंदर भी बातें होती रहीं और सियासी हलकों में भी होती रहीं, और DGI की अपॉइंटमेंट के हवाले से देखिए उन्होंने ये तो जरूर कहा कि शाम को मीडिया पे बैठ के बात करते हैं। उन्होंने मीडिया को डायरेक्टली नहीं कहा कि मीडिया कर रहा है। अगर आप उसकी दोबारा भी चला के देख लें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिया कर रहा है, उस पर मीडिया पे बैठ के शाम को 7 बजे के बाद ये मामलात करते हैं। करते कौन है? पॉलिटिकल लोग। और पॉलिटिकल लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के हवाले से इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए जिसमें कि ये चीज़ें आपस में जो है मिला के और उसके ताने बाने करके वो अपनी ही पाकिस्तान की अफवाज को आप जो है वो उन पर सवालिया निशान उठे, ताकि दुनिया में जो है मजीद जो है वो। इब्राहिम खान साहब आपने बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया को बेल आउट दे दिया इसमें, क्योंकि जी चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून का कहा गया। मेरे पास एक वीडियो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मलिक साहब की। वो मीडिया पे बैठ के फरमाते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कल में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं कोर कमांडर्स, इन यूनिफॉर्म होते हैं। सही। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि हमें नवाज शरीफ का कुछ करना पड़ेगा। वो मीडिया पे बैठ के कह रहे। क्या वो मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन है? क्या मुस्लिम लीग नून ये कह रही है? लेफ्टिनेंट जनरल कमर जवेद बाजवा साहब 2018 फरवरी या मार्च कराची में बिजनेस कम्युनिटी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मईशत तबाह हो रही है। वो मुस्लिम लीग नून कह रही है। फिर वो कहते हैं कि ये हमने दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी। उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी ना? हमारी हुकूमत थी, यही है ना। सही। इलेक्शन जब हुआ 2018 वाला तो आर्मी चीफ कहता है पाकिस्तान का इन यूनिफॉर्म कि दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी। क्या मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया है? उस वक्त के DG ISPR आके कहते हैं ये तब्दीली का साल है इलेक्शन से पहले। फिर वो तब्दीली आने के बाद बुलाते हैं मीडिया पर्सन्स को, कोई 70-80 लोग थे, मुस्बत रिपोर्टिंग करे। वो मुस्लिम लीग नून कह रही है, DG ISPR कह रहे हैं। तो वो तो नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, उसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट क्या सिर्फ DG ISPR मेरा इंटरेस्ट नहीं है? मतलब कि मस्बत रिपोर्टिंग आज भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे ज्यादा ज़मीर साहब देखें मीडिया को बात करनी चाहिए। अभी आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, अभी चंद दिन पहले अफगान बॉर्डर पे आपकी जो बाड़ लगाई गई थी वो उखाड़ी गई है।
उस पर आपके फॉरेन ऑफिस ने उनके नेशनल इंटरेस्ट ब्रीच हुआ बुलाया और उस पर प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, बाकायदा प्रोटेस्ट नहीं। मेरा ये सवाल है कि क्यों ऐसे होने दिया गया? वो गोला बारूद कहां था? वो टैंक तोपे कहां थी? वो जीएफ थंडर कहां थे? जो इमरान खान के नहीं पहले देखें, हर चीज पे तो अल्टीमेटली बंदूक नहीं तान ली जाती, बिल्कुल तानी। पहले कोशिश की जाती है कि डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया जाए। नहीं, नॉट एट ऑल। आपने जो बाड़ लगाई है, जब उससे उखाड़ा जाएगा, इट मीन कि आपके बॉर्डर के ऊपर मुदाखलत हो रही है। आपने क्या एक्शन लिया? कितने लोग मारे? वो दुश्मन थे पाकिस्तान के, वो दोस्त नहीं थे जो बाढ़ उखाड़ने आए थे। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। आप कोई बात रहती है ना कि कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, किसी फोरम पे लिया था जाके कि जनाब ये इसको हम कुलभूषण का नाम 10 देंगे या कुलभूषण का परेशान हो गए थे जब कुलभूषण का नाम 10 दफा लिया। आते हैं अब बाढ़ उखाड़ने को कुलभूषण से ना मिला। ये कह रहा हूं, मेरा बतौर पाकिस्तानी सवाल ये, आपने शुरू में कहा आराम से सोते, हम सोए हुए थे सर, बिल्कुल हम सोए हुए थे। बाढ़ उखाड़ी गई, जब तक हमारी पाक फौज बाढ़ उखाड़ी गई, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? चलें, बिल्कुल ये सवालिया निशान है, इस पर भी मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसी पॉइंट से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की DGISPR ने कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, ये जरा सुन लीजिए। तो आपने वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इन्होंने रेफरेंस दिया जनरल इफ्तिखार साहब का कि उन्होंने बैठ के कहा कि कोर कमांडर्स, बिल्कुल कोर कमांडर्स जो हैं वो आपका गुलाम मुस्तफा मलिक साहब, जी गुलाम मुस्तफा मलिक साहब ने, वो एक आपका प्राइम यूनिट है डिसीजन मेकर्स का। दे हैव नो पावर टू डिस्कस प्राइम मिनिस्टर। मैं अर्ज करता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के इस मुल्क की, सर मुझे बात करने दें, आप जरूर कीजिएगा। चलिए बात सुन लें, आप जवाब दें। मैं सिर्फ इतना देखें ना, डिक्टेशन एक डिफरेंट एक एटीट्यूड बन गया है ना। हकीकत ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठ के ये कहेगा कि जी पाकिस्तान के कारगिल वाले इशू पे हमारी पीठ पे छुरा घोंपा पाकिस्तान की अफवाज ने, और फिर ऐसे कई मामलात इन्होंने किए जिसमें कि डायरेक्टली इन्होंने हिट करने की कोशिश की। क्या पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग हमें इसलिए बनाते हैं कि हम उठ के अपने ही इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के सालमियत के गारंटी के इदारों के खिलाफ उठ के, डॉन लीक्स भी उसमें शामिल था, उसके बाद कई सारी लीक्स हुई। मकसद है ये देखें, ये इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में जब वो रेमंड डेविस को इन्होंने छोड़ा था, तो ये एक सीरीज है इनकी पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी, लेकिन वो ही वाज अंडर अरेस्ट, ही वाज अंडर अरेस्ट एंड प्रोविंशियल। मकसद है कि पंजाब के इंटरनेशनल फोरम पे फेडरल गवर्नमेंट डील कर रही थी। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि ये सारी चीजें ये फिर बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर इनको गवर्नमेंट में ला के इनको तख्तो ताज पे बिठा दिया जाए, अगर इनको तख्तो ताज पे बिठा दिया, वो इसलिए कह रहा हूं ना जी, ये 88 से क्या कर रहे हैं, ये इनका क्या पॉलिटिकल रोल था पाकिस्तान की तारीख में? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मकसद है कि वो अपना बिजनेस करते थे, बिजनेस से उठ के जनाब मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर से जनाब वजीर आला, चीफ मिनिस्टर से उठा के जनाब वजीर आजम पाकिस्तान। फिर आप मकसद है जैसा पौधा है ये, इनकी टोटल परवरिश ही इसी माहौल में आई है। अब वो मकसद है कि उन्हीं को खाने को आते हैं वो तो, और तो इसके अलावा कोई इनको तकलीफ किस बात की होती है कि सारी जिंदगी हम पैम्पर्ड हुए हैं। अभी जो अब जब आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, कौन करता रहा इस सारे की?
सर आप वही तो कह रहे हैं जिन्होंने बता देना। की, देखिए, जियाउल हक अपने ने कहते हैं की, जनरल जिलानी जिलानी ने, से लेके जनरल जियाउल हक जिलानी ने, आप की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती रही ना। ये अब नहीं, यही तो कह रहे हैं। मतलब अब ऑन जब- रिकॉर्ड अब जब मियां नवाज शरीफ उसको साहब अब जब की उसको तकरीरें अंडू हैं। करने की कोशिश MNA साहब करते यही कह रहे हैं, हैं। अब जब उसको इब्राहिम अंडू खान साहब करने की यही कह रहे कोशिश हैं ना। करते हैं तो फिर ये चीखते हैं, इब्राहिम फिर खान ये साहब इसको ने सालियत अंडू भी करने भूल की जाते हैं। अगर कोशिश मैं कर रहे सही बतौर एक तालिब इल्म सियासी कारकुन ज़मीर साहब अगर मैं समझ सका हूँ तो इब्राहिम खान साहब ने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ को सियासत में लाने वाले मिलिट्री के लोग हैं, यही कहना चाह रहे हैं। मिलिट्री के नहीं, उस तो अभी- वक्त के, उस वो वक्त के- specific, उस वक्त जंग के- यानी उस वक्त- अपना उस वक्त जंग के आर्मी वो के जो लोग थे। जिलानी और एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। जियाउल मियां हक। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ये कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल तो ये फिर कह रहा हूं जो थे फिर आप ये- उसको कहें, फिर आप ये इदारों अभी- के खिलाफ तो बात ये ना अभी करें। मेजर जनरल साहब जो फरमा रहे हैं उसकी तरदीद कर रहे हैं मैंने साहब। ये देखिए वो तो आज वो की बात कहते कर हैं रहे कि हैं ना, हमारा वो कोई आज की रोल बात नहीं कर है। रहे हैं कि सिविल मैं मिलिट्री यही तो कह रहा हूं, उसको undo हम करने की तालुका कोशिश कर- बेहतरीन हाँ, है, हम हमारा कोरोना कतई पिछला- किसी हमें देखें। ना घसीटा जाए, वो कह रहे हैं इस Exactly. मामले में। लेकिन अभी घसीट रहे हैं ना नहीं, वो तो एमएनए साहब। वो तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद तख्त पे Established fact है। बैठकर एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जलसों आर्मी से के खिताब military करते हुए कहते establishment- रहे हैं। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है आपके मुताबिक और एमएनए साहब के मुताबिक कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने परवरिश की, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो यही बिल्कुल रोना है की। सारी कौम का कि उन्हें इससे बाहर होना चाहिए, हम यही कह रहे हैं ना। तो अब तो यही वो बाहर तो हैं, कोशिश वो कर बाहर रहे होते हैं वो तो आप गलत घसीटते किया हैं ना। अंदर। वो प्रेजेंट गलत किया। गवर्नमेंट पीटीआई यही तो कोशिश कर रही है। पीटीआई ये कोशिश नहीं कर रही। ये घसीटना चाहते हैं ना दोबारा कि ये अभी- उसी अच्छा, चंगल में घसीट आ हम रहे जाएं। हैं। और कौन कर रहा है जी? कह आप रहे हैं, फरमा आप रहे हैं कि ये काम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है, घसीट हम रहे हैं। देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जब इसने किया अब जो रेमंड specific डेविस करके, की बात आप आई है, पूरे इदारे को तो उसमें- बीच में बस घसीटे उसमें ना। अमेरिकन्स ने अपनी किताब में क्या लिखा जो है? तारीखी कौन कर रहे हकायक थे? है वो तो जनरल अपनी जगह पे कायम है। जनरल पाशा का नाम लिखा है ना, डील डील देखें जनरल पाशा का नाम लिखा है सर उन्होंने जी, कि- हर टाइम के ऊपर एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है जिसके तहत आपको हुई ना। इंटरनेशनली या दूसरे ममालिक से यानी डील करना पड़ता है। पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन रेमंड वो तो मैंने डेविस को कहा, बाहर नहीं, रेमंड वो डेविस तो को बाहर फेडरल गवर्नमेंट बजाने है, में मुझे मालूम है कि वो जो तो अमेरिकन हिस्ट्री के लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि जनरल पाशा ने किरदार अदा किया, ये कहते हैं ना। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कौन डिनाई करता है? सर जी देखें हर चीज इसमें में फिर पंजाब हुकूमत- मिलजुल कर क्राइसिस को अवॉइड करना होता है ना। पंजाब हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं ना। जनरल पाशा ने किया तो पंजाब चले नहीं हुकूमत का किरदार, तो- लेकिन जिस तरह की बातें होती रही हैं, पीएमएलएन की हुकूमत बातें करती देखिए, रही है, PML मतलब की अब border फिर पे डॉन लीग्स की बात हुई, डॉन डॉन लीग्स लीग्स मैं आता हूं, मैं करता हूं उसके बात। बाद फिर मुल्तान मैं में करता बैठकर हूं। दोबारा वही चीज जी रिपीट की गई। मैं करता हूं बात। अभी जो तहरीक लब्बाइक वाला एपिसोड हुआ, वो ताकत किसने इस्तेमाल की रियासत के खिलाफ? आपके तहरीक दौर में लब्बाइक- किसने की थी? चले तहरीक लब्बाइक अच्छा, ने की आपके थी। दौर में किसने की थी? तहरीक चलिए लब्बाइक ने की थी। शायद और खाकान जस्टिस- अब्बासी साहब, शायद खाकान जस्टिस अब्बासी साहब। काजी फाइज ईसा का फैसला क्या कहता है? क्या कहता है? सर जी क्या कहता है? आपकी हुकूमत ने की थी। हमारी हुकूमत थी ना, हमारी हुकूमत हुकूमत थी। थी। तहरीक लबाइक ने हमारी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाला था। सही। और काजी फाइज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या वो कहता बहुत है? बाद में आया था, जब बाद में आया सब ना। कुछ खत्म हो चुका था, हैंडल कर लिया था, बिल्कुल। और आपकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हमारी थी उस वक्त हुकूमत- की एस्टैब्लिशमेंट से कि जनाब इनको हैंडल करें, या नहीं की थी? बताएं। की आप थी। शायद On खाकान record अब्बासी- है। की थी, चीज़ बिल्कुल on की record थी। है। क्यों नहीं करनी थी? काजी फाइज ईसा का फैसला और जस्टिस सदीकी जो सर, वो बहुत बात की बात है, वो बाहर सुन तो बात की लेना, बात है। सुन तो लें ज़मीर हाँ जी, साहब जी। उसने साबित किया कि उस वक्त के डीजीसी ये सब कुछ करवाने वाले थे, यही लिखा है उन फैसलों में, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा ना। सर तो जो मुझे ये करवाने बताएं- वाले थे उन्हीं से कहना था कि भाई अभी जो हुआ है आपको एमएनए साहब बेहतर जानते होंगे, बताना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। हुकूमत बेबस थी, गवर्नमेंट के इदारे बेबस थे। जो सादोकी से लेके गुजरांवाला तक हुआ है, जो पुलिस के साथ अशर हुआ है, वो मुसल्ला जत्थे थे, क्लशनकोफ थी उनके पास, उनका रूप ही और था, उनका हुलिया ही और था, दे वर वेल ट्रेंड। ये जीटी रोड पे क्या होता चले है फॉर अ मिनट हम ये भूल जाते हैं कि पीटीआई की हुकूमत है ना जी, हम क्यों नहीं, भूलें? एक सेकंड कि इस पर्टिकुलर टीएलपी वाले वाक्य पे अगर आपकी हुकूमत होती आप क्या करते? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत बेबस है, मैं तो हुकूमत के हक में बोल रहा हूं। हुकूमत बेबस थी, ये उनसे डील नहीं कर सके, ये मुआहिदा नहीं कर सके। मुआहिदा कहां हुआ? जनरल बाजवा के पास। तो यही रोना है ना लेकिन सबका। फिर कहते हैं कि इसको हाँ, डॉन नहीं, लीग साहब कह दें तो कह दें भाई, जब इंटीरियर मिनिस्टर मतलब डील नहीं कर मेजर सकता। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ के इदारों को बीच में ना घसीटा जाए और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसको टोटली हम निगेट कर दें कि जनाब देखिए, ये मैं सिचुएशन तो- ऐसी मैं नहीं तो है, जो जिसका दिल करता है इदारा वो खुद करता है सारा। सब जो मुझे अखबारों से पता चला, जो मैंने तस्वीर देखी,
तहरीक लब्बैक के लोगों की मुलाकात वजीर आज़म, वजीर दाखिला, IG या किसी और साहब से नहीं हुई, आर्मी चीफ से हुई। मामलात वहां तय पाए गए। नहीं, आर्मी चीफ से नहीं हुई। आर्मी चीफ से वो क्या कराची वाले मुफ्ती साहब और वो अकील करीम डैडी आए और उन्होंने जाके वो उनसे मिले और उसके बाद वो जाके आर्मी चीफ से तो नहीं मिला। वो लिफाफे के अंदर मुआहिदा था, पूछा गया, ना हुकूमत ने दिखाया, ना जो है वो अभी जनरल बाबर साहब थे, ना इन्होंने दिखाया। सर सुकून आ गया ना, मामला हैंडल हो गया। मसला जमीर साहब, मसला आप डिस्कस कर रहे थे सर, कोई किसी बाहर की फौज से तो नहीं मदद मांगी थी ना आपने उस वक्त मांगी थी, ना आज इन्होंने मांगी है। दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं ना। ये देखें, बहस ये हो रही थी, जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें घसीटा ना जाए। हमारा ये कहना है कि कोई घसीटता नहीं है, ना इस हुकूमत ने घसीटा है, ना हमने घसीटा है। जो रोल उनका नहीं है वो अपना लेते हैं। चलें, ये अभी ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे और फिर जो स्पेकुलेशन डिक्लेयर किया मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने डील के हवाले से, वो भी आपको सुनवाएंगे और उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR ने जब उनसे पूछा गया कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से डील की जो है बहुत अफवाहें फैली हुई हैं और इसको तकवीत तब मिलती है जब हुकूमती और अपोजिशन की जमातें इस पर बात करती हैं और इसी वजह से फिर ये मीडिया में भी ज़हरे बहस आता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ये जरा सुन लीजिए। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इमरान खान साहब ने एक तकरीब में भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि वो भी अफवाहें सुन रहे हैं, या उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूं, या उनको इतलात मिल रही थी, या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकती है। और उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने भी डील की बात की, तो इसी वजह से इस बात को तकवीत भी मिलती रही, अपोजिशन की जमातें भी बात करते वो मिस कोट किया गया। मैं जो जिस तरह से मैंने उसको टेक किया है, वो कह रहे थे इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कन्विक्टेड आदमी को जो है उसके साथ किसी किस्म की डील हो, बल्कि वो उस चीज़ को, अफवाह को ख़त्म करने के लिए बात उन्होंने की थी। लेकिन उसको यूँ बना दिया गया कि जैसे वो भी इस बात में वो कह रहे हैं कि देयर इज सम ट्रूथ टू इट, या इस किस्म का कोई इशू है। दैट वाज नॉट द केस। तो वैसे कहीं जब कोई बात होती है, कहीं पे एक सेइंग है पुरानी के जी, हमारा सबसे बड़ा वहीं से उठता है जहां कहीं चिंगारी होती है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हम हकायक से ज़्यादा र्यूमर्स पे यकीन करते हैं और उस पर बहस छेड़ देते हैं। और यही वजह है कि इर्रेलेवेंट मामलात जो हैं वो जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है, और उसकी वजह से फिर जो है मामलात जो हैं या बातें कुछ ऐसे चली जाती हैं कि फिर DGISPR को आकर कहना पड़ता है कि ये बेसलेस है, ये स्पेकुलेशन है। यही बात है। डेफिनेटली देखिए, फौज अपने आप को एक मामले से दूर रख रही है। अगर दूर रखना चाहती है तो हमें सपोर्टिव होना चाहिए कि ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिकली उसको आप जो है निपटें, बजाय इसके। मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो तब प्रेशर किसका था? मियां नवाज शरीफ साहब का तो आपके सामने है। मेडिकल रिपोर्ट्स का प्रेशर था सिर्फ। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, फिर जिस तरह से और तो कोई प्रेशर नहीं। मैं अर्ज करता हूँ, जज साहबान ने 50 रुपए के वो उस पे जो उनको वो ग्रांट की, मियां शहबाज शरीफ शहबाज साहब की अंडरटेकिंग, वो सारी चीजें अब सामने आ रही है ना जी। तो मकसद है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, मकसद है क्योंकि हकायक। मल्टीपल फैक्टर्स कौन से थे सर? देखिए ना, हेल्थ रिपोर्ट के अलावा बैठे हुए थे, हमने उसको दोबारा री-वेरीफाई करवाया, उसको दोबारा उसके टेस्ट करवाए। अब बताया ये जा रहा है कि अब देखिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स जो थे साकिब निसार साहब,
उन्होंने जाके खुद अपने हाथ से एक चीज़ पकड़ी शर्जील मेमन की और वो हवाले की। एक ग्रेड 11 के टेक्नीशियन ने, जो लैब टेक्नीशियन था, उसने उठा के उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये है ही कुछ नहीं, ये कुछ और चीजें हैं। शहद था ना वो, तो अब देखें अस्पताल में क्या मतलब मरीज के साइड वाली टेबल पर शहद की बोतल ही पड़ी होगी और क्या पड़ा होगा। एग्जैक्टली तो ये भी शहद की बोतल ही बन गई थी कि जी वो प्लेटलेट्स, सर इतने लो प्लेटलेट्स जितने बताए गए थे उससे बंदा उठ के चल भी नहीं सकता। चलें जी, तो बेसलेस स्पेकुलेशन, टोटली बेसलेस है, कहीं पे कोई बात नहीं हुई। डर लगता है गद्दार न ठहराए जाएं, मातूब न ठहराए जाएं। बाप पार्टी किसने बनाई, किसने सनाउल्लाह ज़ोहरी की हुकूमत तोड़ी, किसने उनको वज़ीर आला बनाया, अभी जाम कमाल की हुकूमत कैसे गई, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि कितने करोड़ में एक सेनेटर बनता है, खुद उनके अपने अल्फाज थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर। ये तो पैसा था ना जी, यही था ना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी आया ना तो सर, पैसा है, सारी चीजें मतलब थी। उसमें कोई नहीं, और बाप जी कोई और सब कुछ है ना जी, सब कुछ है। बाप पार्टी, फिर उनका अभी जितनी शफलिंग हुई वो भी सारा इसी तरह से है। और फिर ये है कि जब डील, ताकतवर कौन है इस मुल्क के अंदर? अवाम कभी भी नहीं हुए। नहीं, अवाम ताकतवर है। देखें अवाम की चीनी कहाँ गई, आटा कहाँ गया, अवाम नहीं है ताकतवर। ताकतवर अशराफिया, अशराफिया में फिर इस्टेब्लिशमेंट है। वो DHA बनाना चाहें, कोई दुनिया का कानून नहीं रोक सकता। मेरे खेत के वहाँ बने, आम के खेत उखाड़ दिए, कोई रोक सके? नहीं रोक सका, वो अशराफी हैं। आप किसी कैंट बोर्ड का ऑडिट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये सिनेमा घर, ये प्लाजे क्यों बने? नहीं, खारियां के अंदर बने, टेकअप किया हुआ है, खारियां के अंदर बने, कराची में मामला, मतलब कोई DHA का नहीं, वो आम लोगों के नहीं है, वो आम लोगों के DHA का किसी ने टेकअप नहीं किया। ये बैरियर टाउन बना दे पूरे कराची में, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है। बैरियर टाउन भी गलत है, बैरियर टाउन भी गलत है जो करता है। अच्छा, अब ये सबको पता है कि मुशर्रफ साहब इक्तदार में थे, तो जाहिर बात है वो डीलें करते रहे, कराते रहे, सब कुछ, किसको बाहर भेजा, किसको अंदर रखा, किसको जेल भेजा। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब हीरोइन डाली तो वो कौन थे डालने वाले? मेजर जनरल साहब थे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो मेजर जनरल साहब साबित क्यों नहीं कर सके? फिर कहते हैं हमें क्यों घसीटते हैं बीच में, कौन घसीटता है? तो वहां पे शहरियार अफरीदी साहब ने भी कोई गलती हो जाए, माफी मांग लेते हैं तो फिर छोड़ देते हैं उनको। नहीं, गलती नहीं, सजा होनी चाहिए ना, कोर्ट मार्शल होना चाहिए। किसका? नहीं, मैं कह रहा हूं राना सनाउल्लाह साहब ने, हो सकता है सनाउल्लाह साहब ने माफी नहीं मांगी। अच्छा। उन्होंने पकड़ी थी, वो कहां से आई वो साबित करते, आज तक अदालत में नहीं साबित कर सके। अच्छा, वो हाजिर सर्विस मेजर जनरल थे। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं ये बताता कहीं पे हूं, चिंगारी होती है तो धुआं उठता है ना। अगर ये बात हो रही है, शाहिद शेख रशीद साहब कहते रहे गेट नंबर 4 पर जाकर हाजिरी देते रहे, रातों को अंधेरों में जाके मिलते रहे मियां शहबाज शरीफ। शेख रशीद साहब को सब कुछ पता है, कहाँ हाजिरी देनी है, कहाँ नहीं देनी। शाहिद खाकान साहब डेथ सेल में थे, अडयाला जेल में थे, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कुछ असहाब आए जिनके दोनों तरफ राब्ते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप अदम एतमाद करके हुकूमत ले लें, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने मीडिया के ऊपर। किसी ने तरदीद नहीं की इस बात की। कोई आए करे चलान, पकड़े, हमें सजा दे इस बात पे। वो आए थे, आर्मी चीफ ने बुलाया ख्वाजा आसिफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को, आप बताएं जी इकॉनमी कैसे बेहतर कर सकते हैं? भाई हुकूमत PTI की है और इकॉनमी ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब बेहतर करके देंगे। लास्ट मिनट है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी जो है इन्होंने फरमाया है उसमें सारे में ये दोबारा इन्होंने डायरेक्टली फौज को उसमें होते ना होते उसको मुलव्वस करके, एंटी नारकोटिक फोर्स के कौन थे? मेजर जनरल थे ना, यूनिफॉर्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी बिल्कुल। लेकिन वो ANF है ना, एक काम है उनका, उन्होंने किया, झूठ किया ना, तो साबित आप नहीं उसको कर सके मिलान ना। करके फौज को तो बीच में ना लाएं। फौज मिलान नहीं, वो झूठ बोला ना। फौज उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं मुतालबा कर रहा हूं कि एक मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जिसने एक साबिक वजीर के ऊपर, एक मेंबर नेशनल असेंबली, आपके कोलीग हैं, झूठा मुकदमा बनाया। यहाँ तो वो साबित करते नहीं, और सजा अगर वो देते झूठा है, अगर आप झूठा है तो अदालतें पढ़ी हैं, आप जाएं वहां पे अदालत साबित बुला करें। रही है ना जी, वो सर वो तो हमें वो भी याद है कि जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए जिनसे हमने ये विनफील्ड के साथ बनाया। बिल्कुल, वो सारे के बाद वो मनी ट्रेल आज तक नहीं मिला। पाकिस्तान तो मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं हुई है। मियां नवाज शरीफ को एक सजा हुई अकामे की बुनियाद पे, एक सजा हुई बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पे, एक सजा हुई कि बेटे ने लीगल पैसे भेजे हैं बरतानिया से वालिद के अकाउंट में, और जज साहब कहते हैं बादियो नजर में हम तस्वर करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट। फैसला आ गया, अदालत ने फैसला दिया, तो फिर उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने उंगली खलाई मखलूक पर क्यों उठाई? चलिए ये बता दें, इसका जवाब दे दें। फैसला अदालत ने दिया,
उंगली खलाई मखलूक पर क्यों उठाई? आपके एक सहाफी भाई ने एक साहब की वीडियो दिखाई थी जो मुंह छुपा रहे थे डायरी से। उस अदालत के बाहर मैं भी खड़ा था। अदालत को पूरा कंट्रोल किया रेंजर्स ने। वजीर दाखिला आप को अदालत जाने पर दिया। सवालिया अदालत निशान का- उठा रहे हैं कि अदालत- अदालतें आजाद नहीं है। अदालत पे अदालतें सवालिया- आजाद नहीं है चौधरी साहब। सुन ये ले, किसी इदारे को ये बख्शने के लिए तैयार सिद्दीकी साहब नहीं ने है। जो जस्टिस थे हाई एट कोर्ट द के कॉस्ट ऑफ इस्लामाबाद के, पाकिस्तान, सर, उसका इनको फैसला अपनी आ हुकूमत चुका चाहिए। हुआ। सिद्दीकी साहब ने क्या कहा उसका था? फैसला हो चुका हुआ सर, उसका फैसला हो देखिए, चुका आप हुआ। बतौर एंकर अगर ये गवाही दें कि जी मैं अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकता तो मोतबिर गवाही है ना। तो यही शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा था। मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर शौकत, मैं सकता। मिसाल दे रहा हूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने बतौर जज कहा कि बेंच कौन बनवाता है और उन्हें घर आके किसने सर कहा? उसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशियल सर, ये काउंसिल में जजों- गया, वहां से जजों को- फैसला हो गया। नहीं वो हुआ। जजों नहीं, को- उस पर और वो फैसला रीजन नहीं कुछ हुआ। और थी। ना, चल एनी हाउ, लेकिन ये बहस देखिए, अभी मैं अभी मेरे सिर्फ प्रोग्राम एक- का वक्त एक खत्म हो छोटी सी गया। बात, सिर्फ जजों को डिक्टेशन देने के ऑन रिकॉर्ड इनके वो हैं, तो मकसद है ये जिधर मर्जी जिसको बिल्कुल मलाई ऑडियो करते लीक्स आ रही हैं, अब मीडिया को कंट्रोल करने की भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। वो तो सब कुछ इतना है कि मतलब परवेज रशीद साहब की बेबसी- गुफ्तगू वो तो बेबसी का हमारी इजहार भी किया। है, फिर मीडिया वो के हवाले बेबसी से का इजहार किया। चलें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।